हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार और स्वागत है हमारे बहुत ही प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रावल सिंह राजपुरोहित और आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से या फिर जेईई और नीट के लिहाज से इसका अधिक वेटेज देखने को मिलता है, इसके अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको लगानी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार चैप्टर को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम विद्युत रसायन कहते कैसे हैं या फिर विद्युत रसायन होती क्या है। रसायन विज्ञान का वह भाग, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहते हैं। देखिए, विद्युत रसायन के अंदर अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। आप लोग हेडिंग भी डाल सकते हैं और स्टार्ट कर देते हैं अपन विद्युत रासायनिक सेल को, है ना। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल के अंदर दो प्रकार के सेल पढ़े जाते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर दो प्रकार के सेल पढ़े जाते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं और उसके बाद अपन गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करेंगे, जो अपना पहला टॉपिक होगा। गैल्वेनी सेल हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही नाम है, लेकिन गैल्वेनिक बोला जाता है, राइट। चलिए, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? ऐसी युक्तियां या ऐसे उपकरण, ऐसी युक्तियां जिनसे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से बेटा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं, राइट। बोलो, ठीक। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? ऐसी युक्तियां जिनमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं और दो टाइप को अपन पढ़ने वाले हैं। पहला जो होता है बेटा वो होता है गैल्वनी सेल। क्या होता है? गैल्वनी सेल। मैं यहां पर लिख देता हूं, पहला क्या होता है? गैल्वनी सेल। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गैल्वनी सेल, और इसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। पहले इसके बारे में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, इनमें क्या फर्क होता है, और उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे गैल्वेनिक सेल, है ना। चलिए देखिए, गैल्वेनी सेल में क्या होता है। गैल्वेनी सेल में यहां पर मैं लिख रहा हूं, गैल्वेनी सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा से, एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और विद्युत अपघटनी सेल में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। विद्युत अपघटनी सेल में भी केमिकल रिएक्शन ही होती है, केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक। और इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं गैल्वेनी सेल के बारे में। गैल्वेनी सेल में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, या मैं रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया लिखूंगा तो भी गलत नहीं है, रेडॉक्स रासायनिक
अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा से, ध्यान रखना बेटा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, राइट? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। चलिए, तो गैल्वनी सेल में रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, विद्युत अपघटनी सेल की बात करूं तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? रासायनिक, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया बोलो या रासायनिक अभिक्रिया बोलो, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों में ही केमिकल रिएक्शन होती है। मैं बहुत ही डीपली आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा। इसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा से अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, विद्युत ऊर्जा से और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अरे बोलो भाई। चलिए, अगर मैं गैल्वनी सेल की बात करूं तो देखिए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर बताऊं तो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि जब अपना जो फ़ोन जिस टाइम अपन यूज़ करते हैं तो फ़ोन के अंदर सेल लगा होता है, बैटरी लगी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है बेसिकली। तो सेल, जब अपन फ़ोन को यूज़ करते हैं तो अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं? जो बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है, केमिकल एनर्जी से, रासायनिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा बना रही है, उस विद्युत ऊर्जा को खर्च करते हैं। अरे बोलो भाई। तो विद्युत ऊर्जा बन रही है, जब अपन फोन यूज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही है ना? तो यह बेसिकली जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जब बनती है, जो रासायनिक सेल में होता है, विद्युत रासायनिक सेल के गैल्वनी सेल में होता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होता है, वह स्वतः होता है। कैसा होता है? स्वतः होता है। लेकिन जब अपने को फोन डिस्चार्ज हो जाता है, वापस चार्ज करते हैं, तो अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और उससे वापस एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उस रासायनिक अभिक्रिया से वापस कौन सी ऊर्जा फॉर्म्ड होती है, कौन सी ऊर्जा बनती है? रासायनिक ऊर्जा बनती है ना? तो अगर मैं बात करूं गैल्वनी सेल की, तो यह एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? स्वतः होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस होती है। तो मैं लिखूंगा गैल्वनी सेल में स्वतः, स्पॉन्टेनियस, स्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है? या फिर मैं लिख सकता हूं स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। स्वतः कैसी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है? अब अगर आपने थर्मो में पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो स्वतः अभिक्रिया होती है उसमें जो डेल्टा जी का मान है, गिब्स ऊर्जा का मान है, वो नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा स्वतः अभिक्रिया के लिए। किसके लिए? गैल्वनी सेल के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक? अगर मैं इसकी बात करूं विद्युत अपघटनी सेल की बात करूं, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? अस्वतः होती है। कैसी होती है? अस्वतः। दोनों में ही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें स्वतः होती है, और इसको आप जब बाहर से फोर्सफुली इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, अस्वतः होती है। कैसी होती है? अस्वतः। तो मैं यहां लिखूंगा विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, और विद्युत अपघटनी सेल में क्या होती है? अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक? अगर मैं गैल्वनी सेल की बात करूं, तो इसके अंदर कैथोड जो है,
कैथोड पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, इसके अंदर कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है, और एनोड नेगेटिव होता है। इसके अंदर कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है। ये चीज़ें फ्रेम में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। राइट, तो इसके अंदर कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। आपने अभी तक जो पढ़ा है और पहले जो 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ के आए हो उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि एनोड आपने हमेशा पॉजिटिव लिया होगा। ठीक है, तो आपको गैल्वेनी सेल में ध्यान रखना है कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है। और इसका उल्टा यहाँ पर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कैथोड नेगेटिव होता है। और ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब की चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसा कि आपने पहले पढ़ चुके हो। और एनोड कैसा होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। राइट, बोलो। ठीक है, अब ये चीजें अपन आगे पढ़ेंगे कि दोनों ही सेल में जो एनोड पर है वो ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। इसमें भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर अपचयन होता है। ये बेसिक अंतर है गैल्वेनी सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। सबसे पहले अपन गैल्वेनी सेल पढ़ेंगे। गैल्वेनी सेल का भी एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है डेनियल सेल। बेटा क्या नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेनियल सेल। क्या नाम है, डेनियल सेल। इसको अपन डेनियल सेल को पढ़ेंगे। गैल्वेनी सेल का भी एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। ठीक है, इसको पढ़ें। बहुत प्रकार के, हजारों प्रकार के गैल्वेनी सेल बन सकते हैं, जिसमें से जो सबसे फेमस है डेनियल सेल, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब अब आगे अपन गैल्वेनी सेल बोलेंगे उसका मतलब कौन सा सेल है, डेनियल सेल। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं एक बार आपको ये, उसके बाद डेनियल सेल स्टार्ट करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, ऐसे उपकरण या ऐसी युक्तियां, ऐसे सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता हो। क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को दो कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया है, कौन कौन सी, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ठीक, गैल्वेनी सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा, अपन विद्युत ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से फोर्सफुली देंगे और वो कन्वर्ट किसमें होगी, केमिकल एनर्जी में। और फिर अपन केमिकल एनर्जी को वापस यूज कर लेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, यहां पर लिखना नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए गैल्वेनी सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान कितना होता है, गिब्स ऊर्जा का मान कितना होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। और विद्युत अपघटनी सेल में अस्वतः अभिक्रिया होती है, इसलिए यहां पर जो डेल्टा जी का मान है वो कितना होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक, ये अपन आगे देखने वाले हैं कि कैथोड इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है। कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज नेगेटिव। ठीक है, और विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई है बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन, और आप लोग हेडिंग डाल दीजिए गैल्वेनी सेल। क्या हेडिंग डालेंगे, गैल्वेनी सेल। इसको मैं रफ कर देता हूं। हाँ जी, आप हेडिंग डाल देंगे गैल्वेनी सेल। नंबर फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं अपन, गैल्वेनी सेल। और इसका जो एग्जाम्पल है उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, डेनियल सेल। गैल्वेनी सेल का क्या एग्जाम्पल है, डेनियल सेल। तो अपन बेसिकली डेनियल सेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, डेनियल सेल। डेनियल सेल गैल्वेनी सेल का एक एग्जाम्पल होता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, चलिए। तो डेनियल सेल, अब देखो बेटा, डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसकी वर्किंग कैसी होती है, और डेनियल सेल में जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, इन सब की डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोगों को सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली मैं समझाऊंगा। ठीक, अब मैं अगर सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं, इसके निर्माण की बात करता हूं, तो समझें डेनियल सेल को बनाने के लिए 2 पात्र लगते हैं। कितने पात्र लगते हैं, 2 पात्र लगते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। मैंने यहाँ पर 2 पात्र लिए, 2 पात्रों के अंदर मैं कुछ
एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर जलीय विलयन भरूंगा, इसके अंदर मैं भरूंगा जिंक सल्फेट का विलयन। किसका विलयन भरूंगा बेटा? जिंक सल्फेट का। ये मैंने भर दिया यहां पर ZnSO4। क्या भर दिया? ZnSO4 एक्वस, इसका जलीय सॉल्यूशन भर दिया, राइट। इसके अंदर भरता हूं मैं कॉपर सल्फेट। क्या भरता हूं बेटा? कॉपर सल्फेट। दो पात्र लिए मैंने, एक के अंदर जिंक सल्फेट भरा और एक के अंदर मैंने क्या भरा? कॉपर सल्फेट CuSO4 भर दिया, राइट। अब आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट वाले पात्र में जिंक की छड़ डालनी। मतलब कि यहां पर आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो किसका है? जिंक का है। ये इलेक्ट्रोड किसका है बेटा? जिंक का है। ये इलेक्ट्रोड जिंक का है, Zn, राइट। और जो आपने ये वाला जो सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट वाला जो सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर जो आपने छड़ डाली है वो किसकी है? कॉपर की है। ये छड़ किसकी है? कॉपर की है, राइट। कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की छड़ और जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन के अंदर जिंक की छड़ अपन ने लगा दी है, राइट। बोले चलिए अब अपन क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे, इन दोनों को वोल्ट मीटर के माध्यम से, अमीटर के माध्यम से, गैल्वेनोमीटर के माध्यम से, किसी बल्ब के माध्यम से हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर इन दोनों तारों को क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ये मैंने गैल्वेनोमीटर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जिंक जो है वो एनोड है। क्या है? एनोड है। मैंने अभी आपको बताया था कि गैल्वेनी सेल में एनोड नेगेटिव होता है। गैल्वेनी सेल में एनोड नेगेटिव होता है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के थ्रू आप लोगों को ध्यान में रखना है। लोन यहां पर कोई कर्जा नहीं लेना है आपको। लोन का मतलब है लेफ्ट, एल का मतलब है यहां पर लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड और एन का मतलब है यहां पर नेगेटिव, ठीक। मतलब कि बाईं तरफ ऑक्सीकरण होगा, बाईं तरफ क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा और एनोड आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। बेसिकली इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा और एनोड जो है नेगेटिव होगा। मतलब ये पूरा का पूरा जो ये सिनेरियो है वो एनोड के लिए ही बताया गया है कि लेफ्ट साइड एनोड भी है, एनोड नेगेटिव भी है और एनोड पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो क्या है बेटा? वो है एनोड। क्या है? एनोड। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये एनोड है और एनोड क्या होता है? एनोड माइनस होता है, ठीक है। डेनियल सेल के अंदर एनोड क्या होता है? माइनस। तो ये कैथोड है और कैथोड क्या है? यहां पर कैथोड प्लस है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब ये वोल्टेज डिफरेंस की वजह से है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें अपन समझेंगे किस प्रकार वोल्टेज डिफरेंस की वजह से किस प्रकार जो है ये सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो यहां पर मैंने जिंक सल्फेट लिया है और यहां पर क्या है बेटा? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। यहां पर क्या है? CuSO4 है। अब क्या होता है कि अपन इन दोनों विलयनों को एक लवण सेतु से, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर अपन क्या करते हैं? सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। एक मैंने यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज से, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, इस सॉल्ट ब्रिज से मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को जो है कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर एक जेल होता है जिसको अगर जेल बोलते हैं, यहां पर जेल होता है, ठीक है। अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl या NaCl कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भरा होता है, ठीक है। तो यहां पर NaCl भरा है, ठीक है। यहां पर क्या भरा है? Na+Cl माइनस NaCl भरा है। किसके अंदर? इस लवण सेतु के अंदर। किसके अंदर? इस लवण सेतु के अंदर,
ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर दो पात्र लिए हैं। एक पात्र के अंदर मैंने जिंक सल्फेट भरा है और दूसरे के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा है। जिंक सल्फेट वाले पात्र में मैंने क्या ली है, जिंक की छड़ ली है, जिंक का एनोड बनाया है। किसका एनोड बनाया है, जिंक का। और कॉपर सल्फेट वाले विलयन के अंदर मैंने किसका एनोड बनाया, कैथोड बनाया है, किसका इलेक्ट्रोड बनाया है, जो है कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड बनाया है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने गैल्वेनोमीटर की सहायता से कनेक्ट कर दिया है। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर धारा का विक्षेप दर्शाता है कि धारा किधर की ओर बह रही है। धारा का विक्षेप दर्शाता है। अपने को पता चल जाएगा कि विद्युत धारा इस ओर बह रही है या विद्युत धारा इस ओर बह रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए, हाँ, तो ये अपन ने करा और इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने किससे जोड़ दिया है, लवण सेतु से जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है लवण सेतु को, क्या कार्य है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको किससे जोड़ दिया है, लवण सेतु से जोड़ दिया है। अभी मैं सारी चीजें समझाऊं। अब जैसे ही आपने ये किया तब क्या होगा बेटा, तब क्या होगा, यहां पर जिंक जो है, बेसिकली जिंक यहां पर Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। इस सॉल्यूशन में क्या होता है, यहां पर एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, मैं यहां पर एनोड की अभिक्रिया लिख रहा हूं, एनोड की रिएक्शन लिख रहा हूं, एनोड की अभिक्रिया लिख रहा हूं। एनोड पर क्या होता है बेटा, एनोड पर क्या होता है, ये जिंक जो है, ये जिंक जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बन जाता है, Zn2+ बन जाता है और दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर लिए, अरे बोले ठीक। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो गया और ये Zn यहां से ये जिंक जो कॉपर से जिंक सल्फेट में डूबा है, यहां से जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन इस धातु की छड़ पे ही आ गए। और ये Zn2+ जो बना है, ये इस विलयन के अंदर आ गया, इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया। ध्यान से समझना, जो आयन बना है Zn2+ वो इस विलयन के अंदर आ गया। और इस जिंक की छड़ पे इस एनोड ने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना दिया है, Zn2+। और ये Zn2+ कहां आ गया, विलयन के अंदर। इसी प्रकार ये बहुत से जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस छड़ के थ्रू यहां से गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहां पर आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं बेटा। ये यहां से जा रहे हैं और यहां पर आगे। अब देखो, ये तो कहानी कहां पर हुई है, एनोड पर हुई है। अब कैथोड पर क्या होता है, ध्यान से समझना। कैथोड पर क्या होता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, अब इस सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर CuSO4 का सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर भी है और SO4 भी है, मतलब कि Cu2+ भी है और SO4 भी है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन आए तो ये विलयन वाला कॉपर का जो आयन है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है और कॉपर धातु बन जाता है, कॉपर सॉलिड बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर सॉलिड बन जाता है। तो कैथोड पर क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। कैथोड पर क्या होता है कि ये जो कॉपर आयन जो कि विलयन के अंदर है, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर कैथोड पर क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन किसने त्यागे थे, जिंक ने, वो ये ग्रहण कर लेता है, दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए और क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। ये कैथोड पर हो गया। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि यहां से तो जिंक धीरे धीरे Zn2+ में जा रहा है। जिंक जो सॉलिड था वो किस में जा रहा है, विलयन के अंदर जा रहा है, एक्वस के अंदर जा रहा है, विलयन बन रहा है। तो यहां से जिंक की छड़ तो धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, पतली हो रही है। अरे बोलो भाई, यहां से जिंक की छड़ तो धीरे धीरे पतली हो रही है। और यहां से कॉपर, जो विलयन का कॉपर है, वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। विलयन का कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में बनकर इस कॉपर की छड़ पर जमा हो रहा है लगातार। तो ये छड़ तो मोटी हो रही है और ये छड़ क्या हो रही है, ये छड़ पतली हो रही है। मतलब कि जिंक की छड़ से तो जिंक
2+ यहां से निकलकर विलियन में आ रहा है, और कॉपर से जो विलियन का कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने त्यागे हैं वो ग्रहण करके इस कॉपर की छड़ पर जमा हो रहा है, राइट। अब क्या होगा, इस प्रकार यदि लगातार प्रोसेस चलता रहेगा तो इसके अंदर जिंक के आयन अधिक हो जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक के आयन अधिक हो जाएंगे, और इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयन कम हो जाएंगे, SO4 ज्यादा हो जाएगा, SO4 ज्यादा हो जाएगा हर जगह, बोलो भाई। और इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक के आयन ज्यादा हो जाएंगे। इस समस्या को दूर करने के लिए ही यहां पर लवण सेतु लगाया जाता है। लवण सेतु के मुख्य 2 कार्य होते हैं। एक तो पूरे जो सेल को है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है, विद्युत रूप से उदासीन रखना है, क्योंकि यहां पर जब जिंक के आयन ज्यादा हो जाएंगे तो ये लवण सेतु क्या करेगा, यहां से क्लोरीन आयन यहां पर प्रोवाइड कराएगा, Cl आयन यहां पर प्रोवाइड करेगा। जिंक वाले सॉल्यूशन के अंदर SO4 वाले सॉल्यूशन के अंदर तो ये नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है, क्लोरीन आयन प्रोवाइड करता है, और इस सॉल्यूशन के अंदर ये Na आयन प्रोवाइड करेगा, Na+ आयन, राइट। अब ये क्या करेगा, Na तो बेसिकली अब देखो अगर सेल काम करना चाहेगा तो कॉपर आयन को इतनी जगह नहीं मिलेगी कि वह इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाए और यहां पर जाके जगह हो जाए, क्योंकि सतह पर कौन से आयन ज्यादा हो जाएगी, किसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, सल्फेट आयनों की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। और इसी प्रकार यहां पर जिंक आयनों की सांद्रता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यहां से और ज्यादा जिंक आयन जो है त्याग नहीं पाएगी ये जिंक की छड़। इसलिए ये जो लवण सेतु है, लवण सेतु यहां पर क्या करता है, इधर देगा नेगेटिव आयन और इधर देगा पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो सोडियम आयन यहां जाता है और सोडियम आयन सल्फेट आयन के साथ में अभिक्रिया करके बेटा सोडियम सल्फेट का निर्माण कर देता है, Na2SO4 का निर्माण कर देता है। इस प्रकार सल्फेट आयन की सांद्रता धीरे धीरे कम होती है तो कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। और लगातार जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं और लगातार इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। और ये लवण सेतु चूंकि लवण है इसके अंदर तो यहां ये विद्युत का चालन तो कर ही सकता है, ठीक है। इसीलिए ये लवण सेतु का काम एक तो जो है यहां पर आयन प्रदान करना है, विद्युत रूप से उदासीन रखना है, और दूसरा काम बेटा इसका होता है सर्किट को पूरा करना है, राइट, परिपथ को पूर्ण करना। तो देखो इलेक्ट्रॉन लगातार इस ओर जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहे हैं तो आप लोग मुझे बताओगे करंट किस ओर आएगी, तो करंट इस ओर आती है, ठीक है। अब यहां पर इस लवण सेतु ने क्या किया, लवण सेतु ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, इसने क्लोरीन आयन यहां पर प्रोवाइड करे, तो क्लोरीन आयन प्रोवाइड करे तो ये Zn जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर बेटा ZnCl2 बना देता है। क्या बना देता है, ZnCl2। तो ये ZnCl2 यहां पर पेंदे के अंदर जमा हो जाता है और इधर जो है Na2SO4 जमा हो जाता है बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यहां पर जिंक आयनों की सांद्रता कम हो गई, तो नया जिंक आयन आसानी से त्याग सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और वो इलेक्ट्रॉन लगातार इस परिपथ के अंदर संचरित होंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहां पर भी सल्फेट आयनों की सांद्रता इस Na के आने से कम होगी तो Na2SO4 बन जाएगा और कॉपर आयन आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा, और इस जो है यहां पर जो है कॉपर यहां पर निक्षेपित हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? इस प्रकार लगातार जो है जिंक इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है तो लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस सर्किट के अंदर, और जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप से हमें पता चल जाता है कि विद्युत धारा इस ओर बह रही है। कैसी? ये तो इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं डैनियल सेल के अंदर क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। और जो करंट है वो कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं क्लॉकवाइज और करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहां पर लिखूंगा विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसे चल रही है? विद्युत धारा डैनियल सेल के अंदर कैसे चल रही है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो होपफुली आपको ये डैनियल सेल अच्छे से समझ में आ गया। मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूं डैनियल सेल के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया है।
आप लोगों को याद रखना है LOAN, लेफ्ट साइड ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा और एनोड आपको क्या लेना है? एनोड नेगेटिव लेना है, राइट। आपने 2 पात्र लिए, दोनों पात्रों में एक में आपने जिंक सल्फेट भरा और दूसरे के अंदर आपने कॉपर सल्फेट भरा। जिंक सल्फेट वाले पात्र में जिंक की छड़ लगाई, कॉपर सल्फेट वाले पात्र में कॉपर की छड़ लगाई। दोनों को हमने किससे जोड़ दिया बेटा? गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब गैल्वेनोमीटर से जोड़ने के बाद और इसको किससे कनेक्ट कर दिया? हमने लवण सेतु से कनेक्ट कर दिया, जिसके अंदर अपन ने क्या भर दिया है? NaCl भर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये किया तो यहां से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ बन जाता है और ये Zn2+ यहां से किस में आ जाता है? विलयन के अंदर आ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहां पर जाते हैं? कॉपर की छड़ पे जाते हैं, जहां पर विलयन में उपस्थित कॉपर आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ग्रहण करना मतलब ये क्या होता है? कैथोड पर क्या होता है बेटा? अपचयन। क्या होता है? अपचयन। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट बच्चों, हम इन दोनों सेल जो है आपके अर्ध सेल है, अर्ध ऑक्सीकरण सेल और अर्ध अपचयन सेल, इन दोनों की हम यहाँ पर अभिक्रियाएं अगर लिखना चाहें तो मैं अर्ध ऑक्सीकरण सेल, जो कि अपन कहाँ बोलेंगे इसको? एनोड, ये अर्ध ऑक्सीकरण सेल कहलाता है और इसको अर्ध अपचयन सेल कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अर्ध ऑक्सीकरण सेल, हाफ सेल कहलाते हैं अर्ध ऑक्सीकरण सेल, और इसको अपन क्या बोलेंगे? अर्ध अपचयन सेल। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? अर्ध अपचयन सेल। और इन पर जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनको अर्ध अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ये अर्ध अपचयन अभिक्रिया। और इन दोनों से जो सम्मिलित अभिक्रिया बनती है उसको सेल अभिक्रिया कहते हैं। इन सेल अभिक्रियाओं को यहाँ पर अपन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? एनोड पर मैं लिखूंगा अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एनोड पर अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है और वो कौन सी अभिक्रिया है? Zn यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn एक्वस बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यहाँ पर Zn क्या है? सॉलिड है, राइट। और अगर मैं कैथोड पर बात करूं तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी बताइए? कैथोड पर होगी अर्ध अपचयन अभिक्रिया, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे? कॉपर ने यही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कॉपर आयन जो कि सॉल्यूशन में था, इसने यही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बन गया? कॉपर सॉलिड बन गया। अगर इसकी मैं समग्र अभिक्रिया लिखूंगा तो उसको अपन बोलेंगे सेल अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? सेल अभिक्रिया। और जो सेल अभिक्रिया है, इन दोनों अभिक्रिया को आपको लिखना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को काट देना है, जैसा कि आपने 11th क्लास में भी अगर किया है। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड लिखना है और राइट साइड वाला राइट साइड लिखेंगे। तो जो अभिक्रिया बनेगी बताओ वो क्या बनेगी? वो बनेगी Zn, और इधर और क्या है? और इधर है आपके कॉपर 2+ आयन एरो, इधर क्या है? Zn2+ और प्लस कॉपर, और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं यहाँ पर, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं सेल अभिक्रिया। ठीक बात है? बोलिए। चलिए एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, सेल निरूपण। क्या? सेल निरूपण। सेल निरूपण ऐसे किया जाता है, आप लोग ध्यान रखें। सेल निरूपण आप लोगों को ऐसे करना है कि आपको ऑक्सीकरण, इधर ऑक्सीकरण वाला सेल इधर लिखना है और अपचयन वाला सेल उधर लिखना है। तो मैं सेल निरूपण इस डेनियल सेल का, इसी सेल का मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। मैं ऐसे लिखूंगा, Zn से क्या बन गया? ऑब्लिक लगाऊंगा यहाँ पर, एक डंडा खींचूंगा और Zn2+ बन गया। Zn से क्या बन गया? Zn2+। यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि ये अपने को सेल निरूपण में क्या लिखना है? इधर पहले ऑक्सीकरण लिखना है और फिर अपचयन लिखना है, ये ध्यान रखना। तो ये मैंने ऑक्सीकरण वाला एनोड और फिर कैथोड लिखना है, ठीक है। ये एनोड लिख दिया मैंने, फिर बीच में ये 2 मैंने यहाँ पर डंडे खींचे, इसका मतलब है यहाँ बीच में लवण सेतु लगा है इन दोनों के बीच में, और फिर अपन उधर लिखेंगे कैथोड। कैथोड पर क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो अपचयन को मैं ऐसे लिखूंगा, Cu2+/Cu, ठीक है। Zn से Zn2+ बना और Cu2+ से Cu बना। इस प्रकार अपन सेल का क्या करते हैं? निरूपण करते हैं,
राइट। ये इधर क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं एनोड, ये लिखते हैं एनोड, और इधर क्या लिखते हैं बेटा, इधर लिखते हैं कैथोड। इसको सेल निरूपण कहते हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों के आज डैनियल सेल क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये छड़ कॉपर की है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरे को इस सेल का विभव निकालना है, अगर मेरे को इस सेल का विभव निकालना है, तो आप लोग मुझे बताओगे कि करंट किस ओर फ्लो हो रही है। करंट हो रही है सर कैथोड से एनोड की ओर। अब जिधर करंट फ्लो होती है, ठीक है, उसका पोटेंशियल हाई होता है, मतलब कि जहां से करंट फ्लो हो रही है उसका पोटेंशियल हाई है, मतलब कि इसका विभव, कैथोड का विभव ज्यादा है और एनोड का विभव कम है। कैथोड का विभव ज्यादा है और एनोड का विभव कम है। हमेशा ज्यादा विभव से कम विभव की और करंट प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और कम विभव से अधिक विभव की और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो यहां पर अगर अपन बात करें, अगर इस सेल का विभव निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि इस सेल का विभव वो होगा, विभव मतलब कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सेल विभव का मतलब होता है इन दोनों सेलों का जो है विभव है उसका अंतर, इन दोनों सेलों के विभव का अंतर। तो अंतर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड अधिक है और एनोड कम है, ठीक है। कैथोड का विभव ज्यादा है, पॉजिटिव है, एनोड का विभव कम है, नेगेटिव है, राइट। तो यहां पर अगर मैं सेल विभव निकालूंगा बेटा, सेल विभव, तो ध्यान रखना सेल विभव क्या निकलेगा, सेल विभव निकलेगा ई कैथोड। सेल विभव को ई सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा ई सेल बराबर ई कैथोड, और ध्यान रखना कैथोड क्या है, पॉजिटिव है, माइनस ई एनोड, और एनोड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या निकलता है, सेल विभव निकलता है। क्या निकलता है, सेल, ठीक है। इस डैनियल सेल का विभव कैसे निकालेंगे, कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। होपफुली आपको डैनियल सेल बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं और इसको प्रॉपर लिख दें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।